बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 दिसंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो आपके सामने तहलका खेज खबर रखेंगे और वो है तारिक खोसा की नई किताब और उसमें दर्ज मालूमात, जिसमें तारिक खोसा ने बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन के चेहरों से नकाब नोच लिए हैं जो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस थे। ये जो मालूमात है जब आपको देंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसकी एक वजह यह भी है आज इस खबर को कवर करने की कि कल 27 दिसंबर जो कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, उनको 27 दिसंबर 2007 को कत्ल किया गया था और उसके साथ साथ कल ही डीजी आईएसपीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उससे भी कुछ ना कुछ ममासलत है, ताल्लुक है इस कत्ल का। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने और भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी रखें और डीजी आईएसपीआर की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कुछ तज्जिया भी रखें। सबसे पहले तारिक खोसा की किताब द फॉल्टरिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप, इसके बारे में हाल ही में किस्मत ज़िमरी ने एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने इस किताब को पढ़ा और इसकी समरी जो है आपके और हमारे सामने रखी। तो क्रेडिट किस्मत ज़िमरी साहब को भी जाता है, हम ये मालूमात आपके सामने रख रहे हैं। इस किताब में तारिक खोसा जो कि साबिक पुलिस ऑफिसर और डीजी एफआईए रहे, डायरेक्टली बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करते रहे और यही वजह है कि उनके जो इंकशाफात हैं वो बहुत ही तहलका खेज हैं। उन्होंने इसमें बताया कि सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट थी, जो बयान था, वो सेनेटर सफदर अब्बासी और बेनज़ीर भुट्टो की जो चीफ ऑफ स्टाफ थी या उनकी करीब तरीन साथी, उनकी मोतमदे ख़ास, उनकी कॉन्फिडेंट, सबको पता है, नाहीद खान साहबा, जो बाद में नाहीद अब्बासी भी कहलाती हैं क्योंकि वो सफदर अब्बासी साहब की बेगम, उनके जो बयानात थे वो बहुत ही हौलनाक थे। और उन्होंने ये बताया, स्पेशली नाहीद खान साहबा ने, कि बेनज़ीर भुट्टो को शार्प स्नाइपर इस्तेमाल करके और इंटेलिजेंस ऑपरेशन की वजह से कत्ल किया गया, या उनके कत्ल में स्नाइपर्स इन्वॉल्व थे और इंटेलिजेंस का ऑपरेशन भी उसके पीछे इन्वॉल्व था। अब 2007 में तो ना किसी ने स्नाइपर सुना था, ना किसी को समझ थी। अब डी चौक में जो कुछ हुआ और जो कुछ आपने अनीस सत्ती और बहुत सारे दूसरे शहीदों के साथ देखा, अनीस सत्ती के तो वालिद पास बैठे हुए थे जब स्नाइपर ने उनको शूट किया, और अब लोगों को पता है कि स्नाइपर क्या होते हैं, कौन उन्हें इस्तेमाल करता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है और किस तरीके से लोगों को कत्ल किया जा सकता है। तो जो इनकी स्टेटमेंट थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसमें उन्होंने खोल के इशारा जो है वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिया था। फिर उसके बाद कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ये दे देते हैं कि जब उनका कत्ल भी हुआ तो उसके बाद भी फौरी तौर पर वहाँ पर जो जाए वकुआ थी उसको धो दिया गया था। तमाम सबूत, जिस तरीके से डी चौक में तमाम सबूत गायब किए गए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो की जो कत्ल की, जहाँ पर उनकी शहादत हुई थी, जहाँ पर कत्ल किया गया था, उस इलाके को, उस वाक़े की जगह को, उस जाए वकुआ को फ़ौरन धो दिया गया था और तमाम जो शवाहिद थे उनको मिटा दिया गया था, बिल्कुल जिस तरीके से डी चौक में किया गया। उसके बाद आपको याद होगा कि यूएन का एक कमीशन आया, चिली के एक रहने वाले उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने अपने खुफिया ख़त जो कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा और उसके अलावा उन्होंने जो तारिक खोसा साहब तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, उसमें तारिक खोसा बताते हैं कि जो चिली के रहने वाले जो सरबराह थे उस यूएन कमीशन के, जो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उन्होंने लिखा कि किसी हुकूमत का ना दिल है, ना कोई हुकूमत करना चाहेगी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को कोई भी इन्वेस्टिगेट ना करना चाहता है, ना आने वाले वक्त में करना चाहेगा। यही उन्होंने देखा। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो 2008 से लेके 2013 के दरमियान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर इन्होंने ये कहा कि जितनी भी सहूलतकारी करने वाले तमाम के तमाम लोग थे या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको एक एक करके कत्ल कर दिया गया। अगर कोई गवाह था इस कत्ल का, या इस कत्ल के अंदर किसी ने पैसा लगाया था, या इस कत्ल के अंदर कोई किसी तरह से भी इस्तेमाल हुआ था और उस तक इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचती, एफआईए की या यूएन की या कोई भी इन्वेस्टिगेशन का जो भी फोरम था, वो इन गवाहों से अगर कुछ पूछता,
اس سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا گیا. کچھ کو ڈرون حملوں میں قتل کیا گیا, کچھ کو اور طریقوں سے قتل کیا گیا, لیکن ان تمام لوگوں کو قتل کر کے بے نظیر کا جو قتل تھا اس کے کام کو مکمل طور پر اس کے اوپر تالا لگا دیا گیا کہ وہ کبھی بھی گتھی سلجھ نہ سکے. اور یہ سب کچھ ہوا, یہ ذہن میں رکھنا آپ نے, یہ سب کچھ ہوا پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت کے اندر, اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے اف تک نہیں کیا, پیپلز پارٹی کی حکومت نے کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ پی ایم ایل این, یہ طارق کھوسا کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس تمام ریسورسز تھے, کیونکہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کے بعد جو بے نظیر بھٹو تھیں وہ مریم نواز کی پھپھو ٹھہری تھیں. مریم نواز انہیں پھپھو کہتی تھی, نواز شریف انہیں بہن کہنا شروع ہو گئے تھے. دوسری طرف ان کے بیٹے کو وصیت میں پارٹی ملی تھی, ان کے شوہر جو ہیں وہ صدر پاکستان تھے, حکومت پیپلز پارٹی کی تھی 8 سے 13 تک, اور یوں 8 سے 13 پیپلز پارٹی, 13 سے 18 نون لیگ. ان 10 سالوں میں ان دونوں پارٹیز نے بے نظیر بھٹو کے قتل کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہ انویسٹیگیشن کروائی نہ اسے سیریس لیا. فردر وہ بتاتے ہیں کہ ایسے تمام آفیسرز جنہوں نے خلوص نیت سے, طارق کھوسا یہ کہتے ہیں, کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ اس قتل کا سراغ لگائیں یا اس میں تھوڑا آگے بڑھے, تو ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا, جس کے بارے میں بھی یہ پتہ چلا کہ وہ کوئی نہ کوئی قابل ذکر کام کر لے گا یا شاید قاتلوں کو کسی طرح سے ڈھونڈ نہ لے. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں ڈرائیور جاوید جو تھا, اس کا جو بے نظیر بھٹو کا ڈرائیور تھا جاوید, اس کا بیان بڑا امپورٹنٹ تھا. ایس ایس پی سیکیورٹی امتیاز کا بیان بہت امپورٹنٹ تھا. ناہید خان صاحبہ اور صفدر عباسی کا ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں. امین فہیم صاحب کا بیان بھی بہت امپورٹنٹ تھا. شہری رحمان صاحبہ حال ہی میں جن کا پتہ چلا کہ جناح انسٹیٹیوٹ کے نام پر وہ امریکہ سے پیسے لیتی ہیں, اور ان کی بھی آپ کے سامنے درگت بنی ہے رچرڈ گرینل سے, ان کا بھی بیان تھا. اور انہوں نے بھی کہا کہ گولی لگنے سے, مطلب وہی سنائپر والی تھیری تھی, گولی لگنے سے ان کی جو ہے وہ قتل ہوا تھا. ان تمام کے بیانات جو تھے, اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک چند لوگ تھے جو انہیں اس قتل کے اندر ملوث تھے یا ملوث ہونے کا خدشہ تھا, ان تک جب انویسٹیگیشن کے اداروں نے پہنچنے کی کوشش کی تو انہیں رستے سے ہٹا دیا گیا. انہوں نے نام لیے اعتزاز شاہ کا, شاہ زمان کا, شیر زمان کا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عباد الرحمان جس کا مالاکنڈ سے تعلق تھا, اور انہیں لگتا تھا کہ بے نظیر کے قتل میں یہ مین کڑی ہے, یہ مین شخص تھا جو بے نظیر کے قتل میں ملوث تھا. اور ان تک اس سے پہلے کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز یا ایف آئی اے یا پولیس پہنچتی, اس سے پہلے ہی انہیں خیبر ایجنسی میں ایک ڈرون حملے کے اندر مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ ابو یزید, جس کے بارے میں, جن کا القاعدہ سے تعلق تھا, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہی پرووائڈڈ فائنانشل سپورٹ یا فائنانسز انہوں نے پرووائڈ کیے اس تمام قتل کے لیے, ان کو بھی 2010 میں نارتھ وزیرستان میں ڈرون حملے کے اندر قتل کر دیا گیا. تو یوں تمام کے تمام لوگ جو اس قتل کے ساتھ, جن کا کوئی تانا بانا تھا, کوئی گواہ تھا, کسی نے پیسہ دیا تھا, کوئی ملوث تھا, کسی نے پلاننگ کی تھی, اس سے پہلے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا, ان سب کو قتل کر دیا گیا, ان کو ریموو کر دیا گیا تاکہ اس قتل پر ہمیشہ کے لیے پردہ پڑ جائے. پھر انہوں نے کہا کہ رحمان ملک صاحب سے ہم نے 5 ڈاکومنٹس مانگے, انہوں نے ایک بھی پرووائڈ نہ کیا. ایک تو ہم نے وہ خط مانگا جو بے نظیر نے مشرف کے نام لکھا تھا, اور اس میں کہا تھا کہ 3 لوگ میرے قاتل ہوں گے اگر میں کبھی قتل ہوئی, وہ خط مانگا. پھر جو مارک سیگل کو انہوں نے خط لکھا تھا وہ مانگا, وہ بھی نہ دیا گیا. پھر جو ول تھی ان کی, جس کے تحت پارٹی وراثت کے طور پر, جیسے پلاٹ یا کوئی بزنس یا کوئی کاروبار یا دکان بچوں کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی اپنے بیٹے بلاول کے نام کلیم کیا جاتا ہے کہ ٹرانسفر کر دی تھی, وہ ول مانگی گئی, وہ بھی نہ دی گئی. اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی ارینجمنٹس کی خط و خطابت تھی رحمان ملک, کیونکہ ان کے سیکیورٹی انچارج بھی تھے, وہ خط و خطابت مانگی گئی. رحمان ملک نے کبھی ان کو جواب ہی نہیں دیا, کبھی سیریس نہیں لیا. اب تو رحمان ملک بھی اللہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور اب ہو سکتا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وہی جواب دیں کہ انہوں نے یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ طارق کھوسا صاحب یا ان کی ٹیم کو کیوں سپلائی نہیں کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے تمام لوگ جو کوئی بھی کام کرنا چاہتے تھے, جیسے میں نے آپ کو کہا افسران, ان کو فوری طور پر بدل دیا جاتا. اب یہ سارا قصہ آپ کو کیوں سنایا؟ 2 باتیں. ایک تو کل بلاول زرداری دوبارہ بہت بڑے انقلابی ہونے کے دعوے کر رہے تھے, اور
लाड़काना में खड़े होकर दोबारा अपनी अम्मा जान की जो कुर्बानी है, शहादत है, कत्ल है, उसका दोबारा से क्रेडिट ले रहे थे या सियासी कैपिटल ले रहे थे। बता रहे थे कि हम शहीदों की हैं जमात हैं, हम बिल्कुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जमात नहीं हैं, हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले 26वीं आईनी तरमीम पर कह रहे थे कि हम ये तरमीम ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे और यही हमारी जमहूरियत है। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है कि बिलावल जरदारी साहब आज स्नाइपर वालों की झोली में बैठे हैं और स्नाइपर वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। ना सिर्फ बिलावल जरदारी खुद बल्कि उनकी की पूरी पार्टी, कमरुज़्ज़मान कायरा लें या दूसरे लोग लें, वो तमाम के तमाम आज स्नाइपर की जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि स्नाइपर से इनकी वालदा का कत्ल हुआ है और आपके सामने सारी मालूमात तारिक खोसा साहब की किताब में से रखी हैं। अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़िए अगर आपको मौका मिले। मैं भी इसको पढ़ने का इरादा रखता हूँ अगले चंद दिन के अंदर। उसकी कॉपी मैंने मंगवाई है, इसके अंदर से जो मज़ीद मालूमात निकलेंगी वो आपके सामने रखेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो वसीम बदामी साहब का एक शो था, हस्बे तौफीक हस्बे तवक्को, जो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में मीडिया का अजीब ही रवाज है, जिसके मुंह में जो आता है वो बैठ के बोल देता है बगैर किसी सबूत के। और पूरी दुनिया में मीडिया में लोग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट बैठा होता है, जो एंकर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी की गैर मौजूदगी में कोई बात बोली जाए तो वो फिर उसको चैलेंज करता है और कहता है कि ये बात आप क्यों कर रहे हैं, इसका सबूत दें। हाँ, वो अलग बात है अगला सबूत ना दे, लेकिन एंकर ज़रूर उसको एट द स्पॉट पूछता है और स्पॉट पे रखता है और फेयर कमेंट्री करता है, ताकि देखने वाला ये समझ जाए कि ये सबूत के बगैर बात हो रही है। हनीफ अब्बासी हस्बे तौफीक, अब आप चेक कीजिए रिचर्ड ग्रैनल पर बात भी कौन कर रहा है। हनीफ अब्बासी साहब, जिनको लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, बुरी बात है सियासतदान को, लेकिन एफिड्रीन अब्बासी कहते हैं। एफिड्रीन के एक केस के अंदर इनको सज़ा भी तकरीबन हो गई थी। फिर बाद में आपको पता है कि वो भी फ़ौज का अदारा होता है जो बनाता है, जिसने राणा सनाउल्लाह पर भी केस बनाया था। फिर इनको छोड़ दिया गया जब NRO हुआ, तो फिर जहाँ सबको माफ़ी मिली, साथ मेरा ख्याल इनको भी माफ़ी मिल गई। लेकिन भारत, उन्होंने कहा कि जो रिचर्ड ग्रैनल है उनके कारोबारी ताल्लुकात भी हैं, उनके ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं, उनकी दोस्ती भी है गोल्डस्मिथ के साथ। अब जब वो ये बातें कह रहे थे तो हस्बे आदत हमारे जो मीडिया में चलता है, जो एंकर पर्सन थे हमारे मोहतरम वसीम बदामी साहब, उन्होंने उसके ऊपर उनको बिल्कुल भी काउंटर नहीं किया कि क्या सबूत है आपके पास। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कैसे हैं उनके ताल्लुकात, आप कैसे कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा बहुत ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर उन्होंने कोई सबूत नहीं मांगा। और उसका फिर अंग्रेज़ी में उन्होंने ट्वीट भी किया, और फिर जब अंग्रेज़ी में ट्वीट किया तो रिचर्ड ग्रैनल ने उसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी गोल्डस्मिथ नामी शख्स को ना जानता हूँ, ना मेरे ताल्लुकात हैं, ना मैंने कभी मेरा ख़ानदानी ताल्लुक है, ना कभी दोस्ती है। अब किस तरह के उन्होंने जो कहा मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। बहुत ही उन्होंने सख्त बातें वसीम अब्बासी साहब को कही हैं। वसीम बदामी साहब, अब्बासी साहब कह दिया, वो एक और जर्नलिस्ट हैं, वसीम बदामी साहब को कही हैं। उन्होंने वसीम बदामी साहब को कहा कि आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा आप जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट तो हमेशा फेयर कमेंट्री करता है और आपने तो उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछा आगे से। उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए और आप खामोशी से सुनते रहे। कोई भी और दुनिया में जर्नलिस्ट होता तो वो सबूत मांगता। मतलब कि आज शहरी रहमान साहबा के बाद हमारे दोस्त, हमारे प्यारे मित्र जनाब वसीम बदामी साहब भी रगड़े गए हैं रिचर्ड ग्रैनल साहब के हाथों। चलें, प्रोग्राम कर लिया था, अंग्रेज़ी में ट्वीट ना करते तो अच्छा होता। ट्वीट करके मेरा ख्याल है उन्होंने भी अपने लिए, मैं यही कहूँगा, सख्ती का बायस बने हैं अपने लिए भी। और अब मज़ीद बात करेंगे तो हर लिहाज से मैं, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, तो मैं वसीम बदामी साहब को ये कहूँगा कि इवन जो आपका ट्वीट था जिसमें आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिख रहे हैं, वो तमाम एलिगेशंस जो क्लिप के अंदर हनीफ अब्बासी बोल रहा है, लेकिन आप उन्हें इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाल रहे। आप ये नहीं कह रहे, जगह जगह पे हर फुल स्टॉप से पहले नहीं कह रहे कि एलिजिडली या हनीफ अब्बासी का क्लेम, या उसके अंदर आप अपनी राय नहीं दे रहे एज अ जर्नलिस्ट कि उन्होंने कोई सबूत पेश तो नहीं किया मेरे पूछने पर, लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया, ये किया, हनीफ अब्बासी ने ये क्लेम किया। बजाय इस तरह से लिखने के आपने तमाम इल्ज़ामात लिखे और नीचे छोटा सा हनीफ अब्बासी लिख दिया। पाकिस्तान में तो चलता है, गोरों को इसकी आदत नहीं है।
बदामी साहब ने शायद फिर गोरों के देश में कभी रिपोर्टिंग नहीं की होगी, इसलिए हमारे दोस्त वहाँ पर रगड़े गए हैं। अब वो कहेंगे ज़रूर वापस रिचर्ड ग्रैनल को कि मैंने नहीं, ये तो हनीफ अब्बासी साहब ने बातें कही हैं, लेकिन लिखी आपने हैं और लिखी इस तरह से हैं कि जैसे आप ही कह रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर शेर अफजल मरवत साहब हैं। उन्होंने अबसार आलम के प्रोग्राम में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने क्या बातचीत की है मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद इस पर तज्जिया करते हैं। मुझ जैसे अनासिर होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ऐसे हैं, और इनकी काविश और कोशिश ये होती है कि ये हमारी सोशल मीडिया के तोपों का रुख जो है वो कभी फौज की तरफ ना हो। ये हमारी कोशिश रहती है। हमारी नाकाम हो गई कोशिश? नहीं, नाकाम नहीं हुई है। हमने बहुत सारी ये कोशिशें हमारी कामयाब हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया हैं जो सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, बिगोड़े हैं, और उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? अब यहाँ पे तो नाम लेते हैं सबका, उनको क्यों नहीं लेते? नहीं, क्यों नहीं लेते हैं? ये आदिल राजा, ये हैदर मेहदी और शहबाज गिल और इसके अच्छा, मैं अब आपको नहीं, देखे ना, फिर ये ईमानदारी है तो फिर आप कौम को ईमानदारी से सारे नाम बताएं। ये जितने भी मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए अजहर मशवानी, वो एक और जिब्रान इलियास, नाम लेना फिर आप भी। मैं आपको अर्ज करूं, बहुत सारे लोगों की इंतकाम को मैं भुगत भी रहा हूं। हाँ, ये बात सही है। ठीक है ना जी। सोशल मीडिया पे हर वक्त मेरे खिलाफ कोई ना कोई कंपेन सुन लिया आपने। अब मैं ज्यादा तज्जिया इसलिए नहीं करूंगा कि शेर अफजल मरवत साहब के साथ बहुत सारे लोगों का बड़ा ही शॉर्ट टर्म रोमानवी किस्म का अफेयर चला था, जब पूरे केपीके के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों के ऊपर जिंदगी तंग थी, लोग सांस भी नहीं ले सकते थे, बाहर निकलते थे पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। उस जमाने में शेर अफजल मरवत साहब के पास ये सहूलत थी कि वो जलसे भी कर सकते थे, बाहर भी निकल सकते थे। उन्हें लाहौर में पुलिस ने पकड़ा था तो दूसरे दिन छोड़ दिया था, तो वो एकदम से आप सबके बहुत हीरो बने और आप सबके वो बहुत आपका उनके साथ एक उन्स का रिश्ता है। इसलिए मैं कोई बहुत नेगेटिव इसके ऊपर तज्जिया नहीं करूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि उन्हें एक तो अबसार आलम के शो पर नहीं जाना चाहिए। अबसार आलम मशहूर ज़माना मैं यही कहूँगा कि एक टाउट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुश्मन है, सहाफ़ी नहीं है, नून लीग के वो हरावल दस्ते का हिस्सा है और अरशद शरीफ शहीद इसे बहरूपिया कहते थे। नून लीग का ये पेमरा का चेयरमैन रहा है और आपके सामने ये नून लीग के जो अपने ऑफिशियल पोजीशन होल्डर हैं उनसे आगे जाके शरीफ खानदान के लिए इन्होंने सर्व किया। और अबसार आलम का खुद वीडियो बयान है कि मैं अब सहाफ़ी नहीं हूँ, मैंने अब सियासत मीन की ये गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली, मैं कभी सहाफ़त में वापस नहीं आऊँगा, थूक के माजरत के साथ इन्होंने चाटा है। और जितनी तेज़ी से शेर अफजल मरवत ऊपर गए थे, मैं बहुत ही एहतराम से कहूँगा कि वो उतनी ही तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। और वजूहात यही हैं कि वो अपने जो चाहने वाले लोग हैं उनके जो उनके एहसासात हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनको वो हर्ट कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। मैं सख्त तनकीद इसलिए नहीं करूँगा कि वो अभी भी मेरी पार्टी के अंदर हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, और मैं सिर्फ आपके सामने ये वीडियो रखूँगा और मैंने सिर्फ यही कहा है अपनी तरफ से कि मेरा ज़ाती मशवरे में उन्हें अबसार आलम के शो पर नहीं जाना चाहिए था, और अगर गए भी थे तो वहाँ अपने सोशल मीडिया के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और अगर की गई थी तो फिर जो उनके अपने लोग थे, जैसा कि जिब्रान हो या मैं हूँ या कोई, तो उन्हें ऑन करना चाहिए था, मुंह भर के ऑन करना चाहिए था, पूरे कॉन्फिडेंस से ऑन करना चाहिए था, क्योंकि उनका तो जो पोजीशनिंग है वो सबको पता है कि उनकी पोजीशनिंग तो टार्जन वाली है, उनकी पोजीशनिंग तो सुपरमैन वाली है। लेकिन कल कुछ वो उड़े उड़े से लगे, बहके बहके से लगे। मुझे समझ नहीं कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, अपना इस कदर नुकसान क्यों कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान क्यों कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगली खबर ये कि शाहजेब खानजादा के शो में उन्होंने एक और क्लेम कर दिया और वहां पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अभी तक तरसीलात रेमिटेंस को रोकने की कॉल नहीं दी। जी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि ऑफिशियल ये मुज़ाकरात के हवाले से बात है, लेकिन रिमिटेंसीज पे मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक जो है कोई फंक्शनल कॉल दे दी गई है कि जी आप रिमिटेंसीज जो है इमीडिएटली स्टॉप कर दें। और ये मेरा ख्याल है कि मुज़ाकराती कमेटी को टाइम दिया गया है कि वो किसी एक नतीजे पे पहुंच, जो कि हकीकत नहीं है, ये सरासर दरोगोई है, ये सरासर गलत बयानी है। इमरान खान कॉल दे चुके, अलीमा खानम साहबा जो हैं वो जेल के सामने इसकी तकरीर कर चुकी, मैं भी इसके ऊपर ट्वीट कर चुका, हमारी पॉलिटिकल कमेटी भी इसके ऊपर फैसला कर चुकी, और भरपूर तरीके से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं
पूरी कौम से कि रेमिटेंसेस जो हैं उसको रोक दें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और जिस कदर रोक सकते हैं उस कदर रोकें, ताकि ये एक तरीका है कि आप अपनी आवाज़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने बुलंद कर सकें और जो ये जुल्म हो रहा है उससे रोक सकें। बहरहाल ये भी उन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर कहा। आगे चलते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दागा है, और ये दो बयान रखूँगा मैं आपके सामने। एक मैं बयान रखूँगा आपके सामने बड़ा इम्पॉर्टेंट है राना सनाउल्लाह का, और एक जावेद लतीफ़ का। जावेद लतीफ़ ने कहा है कि हमें गैरत की मौत चाहिए, खैरात वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। माशाअल्लाह, गैरत की मौत चाहिए, खैरात वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। हाँ, खैरात में 17 सीटों पर फॉर्म 47 की हुकूमत मिल जाए तो बल्ले बल्ले। खैरात की हुकूमत लेनी है, लेकिन खैरात में ज़िंदगी नहीं लेनी, मौत लेनी है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। अगर ये वाले हालात होते तो आप तो कब के वफात पा चुके होते, क्योंकि गैरत का सौदा तो बहुत दफ़ा किया जा चुका। सियासी गैरत ही कहूँगा मैं, दूसरी बात नहीं कहूँगा। आपने कही है, वैसे आपको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, आप पर जचते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आपको इस्टेब्लिशमेंट ने ये इलास्टिक वाली शलवार पहनाई, जावेद लतीफ़ साहब जैसे छोटे बच्चों को पहनाते हैं, तो आपको ये पता है कि किसी टाइम भी सियासी शलवार की बात कह रहा हूँ, बिल्कुल आप असली शलवार की तरफ ना चले जाइएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट इस सियासी शलवार को कभी भी खींच सकती है नीचे। इलास्टिक पहनी हुई है, सरे बाजार उतर जाएगी। इसलिए ये खैरात से भी बदतर है जो आपने किया है, लेकिन आप बहकी स्टेटमेंट्स देते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि अगर ये जो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट, उनका इशारा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ज़बरदस्ती ये मुज़ाकरात कर रही है, और अगर इमरान खान को जेल से रहा किया गया तो कौम इसके खिलाफ खड़ी होगी। कौन सी कौम? नवाज शरीफ तो खुद कह बैठे हैं कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कहते हैं जब मैंने मुड़ के देखा तो कोई कौम नहीं थी। तो कौन सी कौम? कौम तो आपको छोड़ चुकी और आप कौम को छोड़ चुके, तो फिर कौन सी कौम आपके साथ खड़ी है? बहरहाल अगली जो स्टेटमेंट है वो राना सनाउल्लाह की है, और बहुत ही मरबूत स्टेटमेंट है। जो हम आपको खबरें देते थे कि डील ऑफ़र की जा रही है इमरान खान को, और दबे पाँव बैक डोर में डील ऑफ़र की जा रही थी, वो अब आखिरकार राना सनाउल्लाह ने, नून लीग ने ऑफिशियली इमरान खान को डील ऑफर कर दी है। क्या कहते हैं सुने। आप चलो अडयाला में नहीं रहना चाहते तो चलो अपने घरों में आ जाए, अपने शहरों में आ जाएं, लेकिन हमें जो है वो 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें। सुन लिया आपने। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि आप अडयाला जेल नहीं रहना चाहते, अपने घर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, बस हमें हुकूमत करने दें। अब आप सोच लीजिए कि ये कितने मजबूर हैं, इमरान खान के तकरीबन पाँव पड़ रहे हैं कि हम आपको छोड़ देते हैं, बस हमें हुकूमत का मतलब इनका ये कि हमें जेल ना भेजें। इनको भी पता है कि हुकूमत तो 2.5 साल इनका सौदा है, 2.5 इनका, 2.5 बिलावल का। इनका मकसद सिर्फ ये है कि इन्हें अब कहीं जेलों में ना जाना पड़े। तो ये जो हम आपको बताते हैं कि डील ऑफर होती है और इमरान खान इनकार करते हैं, अब नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान भी किया है, और ये भी बताया है कि इमरान खान उसको मान नहीं रहे। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखनी है, और वो ये है कि रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का बेनामी मीडिया ब्रिगेड है उसने हमला कर दिया। बेनामी मीडिया ब्रिगेड में कौन है? सायरा है, मायरा है, तूबा है, महविश है, बिया है, मैरी है, समीना कौसर है, उम्मे हरीम है। इन सब के निशाने पर अब रिचर्ड है। रिचर्ड को वो टैग कर रहे हैं और रिचर्ड पर अटैक कर रहे हैं। ये तमाम जाली अकाउंट जो है ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनवाए हुए हैं। याद कीजिए कि उम्मे हरीम का अकाउंट इससे पहले पकड़ा भी गया था। जब से पकड़ा गया अब उम्मे हरीम थोड़ी सी बेचारी खामोश रहती है, वो उस तरह के हमले नहीं करती। तो अब रिचर्ड ग्रैनल जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पूरे निशाने पर हैं और उनका पूरे का पूरा ब्रिगेड जो है वो उसके ऊपर पल पड़ा है। तो ये आपको हमने बताया उम्मे हरीम और तमाम लोगों ने जो अटैक किया रिचर्ड ग्रैनल पर। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।